नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। 2014 तक राजनीति भ्रष्टाचार के अंधेरे में डूबी पड़ी थी, लेकिन यही राजनीति अचानक बदलाव बन गई और बदलाव से निकला एक ऐसा नेता जिसके प्यार में देश की ही नहीं विदेशी जनता भी बौराई हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनकपुर दौरा रद्द हुआ तो नेपाल के लोग उनके लिए सड़कों पर उतर आए, मोदी के समर्थन में और नेपाल सरकार के खिलाफ नारे गूंजने लगे। सरकार का हम चैलेंज करता नहीं कि मोदी जी का फरमान अगर रुकी तो अवस्था गंभीर हुई। विदेश यात्राओं पर जाने वाले नेताओं के खिलाफ बहुत प्रदर्शन देखे हों। नेपाल में हो रहा ये प्रदर्शन अपने आप में उलटपासी। ये मोदी मोह और इसी मोह ने इन लोगों को अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन पर आमादा कर दिया है। इसीलिए मोदी को राजनीति का रॉक स्टार कहा जाता है। अपने देश में मोदी जितने ख्याति लब्ध हैं, विदेशों की धरती पर भी लोगों के उतने ही चहेते। अब तक विदेशों में मोदी के लिए भारतीयों की दीवानगी देखी होगी, लेकिन ये उनके लिए नेपाल के लोगों की चाहत की वानगी है। बिहार की सीमा से सटे नेपाल के मधेश इलाके में मोदी के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। डंडे झंडे लेकर युवा सड़कों पर मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। जनकपुरी की हर सड़क, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। इन लोगों ने शायद अपने प्रधानमंत्री के ना आने पर कभी इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया होगा जैसा प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के ना आने पर कर रहे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय दास हुआ। ये बताइए, आप लोगों के गुस्से की वजह क्या है? हमारे नेपाल में मोदी जी आने वाले थे, पर हमारा नेता विमल निधि जो है उनको कैंसिल कर रहे हैं कोई कारण बस कि उसको हम प्रशासन का सुरक्षा हम नहीं दे सकेंगे। इसके विरुद्ध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के साथ राणा शासन से लेकर अभी तक जिस हिसाब से विभेद में मधेश को रखा गया है और वंचित किया गया है, वो आके मोदी जी यहाँ नहीं देख ले और यहाँ का जनता का क्या अवस्था उन्हें दे, इसके लिए राजपक्ष के द्वारा षड्यंत्र के तहत इस प्रोग्राम को कैंसिल करने का साजिश हो रहा है। सरकार तो लोगों की पहुंच से हमेशा दूर होती है, सो यहाँ भी गुस्से के लिए प्रतीक के रूप में पुतले का इस्तेमाल किया गया और डंडे पर बंधी पुतला नुमा नेपाल सरकार लोगों के गुस्से की आग में जल गई। मोदी के लिए नेपाल के जनकपुर, लुम्बिनी, पीरगंज और राजविराग इलाकों में लोग सड़कों पर उतर आए। जैसे ही आधिकारिक तौर पर यह बात सामने आई कि मोदी अब सिर्फ सार्क सम्मेलन में शामिल होने के लिए काठमांडू आएंगे, लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। लोगों की जुबान पर मोदी मोदी के नारे चढ़ गए और सरकार के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए मांग उठाई कि मोदी उनके बीच जरूर आए। उनको नहीं आने से यहाँ का जनता पूरे मर्माहित हो गए हैं और उसमें भी है कि हमारे देश का कुछ राजनीतिक व्यक्ति का चाल है, जो मधेश में आएंगे तो मधेश का विकास होगा, कुछ मधेश में ज़्यादा कुछ कर देंगे, पर्यटक क्षेत्र बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ का जनता सब बहुत ज़्यादा मर्माहित हो गए हैं। इसलिए हम लोग पूरा जनकपुर है जो बंद कर दिए हैं। पूरा विश्व में उनका जो चल रहा है अभी मान सम्मान, उसी हिसाब से हम लोग भी चाहते थे कि कुछ स्वच्छ नेपाल भी हो और स्वच्छ नेपाल में स्वच्छ मधेश भी हो। इस बार हम लोग श्री राम के इंतजार में थे, जो मोदी जी को हम एक तरह से माने तो श्री राम की तरह से मानते थे कि इस बार राम खुद बारात आएंगे। हमें बहुत खुशी था कि इस बार आएंगे। सभी देवताओं को ये विदित हुआ। दरअसल नेपाल और भारत धर्म के धागे से एक साथ बंधे। दोनों देशों की संस्कृतियों में इतनी समानता है कि नेपाल और भारत एक से लगते हैं। जब जनकपुर में मोदी के आने की खबर आई तो धर्म के केंद्र मंदिरों को सजा दिया गया। चहल पहल बढ़ गई। नेपाल पर नरेंद्र मोदी के असर को इसी बात से समझा जा सकता है कि मोदी ने भारत में स्वच्छता अभियान चलाया और इसका असर नेपाल तक पहुंचा। जनकपुर में गंगा सरोवर को साफ किया गया, घाट पर आरती के दिए जगमगाए।
आलम यह हो गया कि फर्क करना मुश्किल हो गया कि ये जनकपुर है या वाराणसी। राजर्षि जनक की राजधानी जनकपुर के पौराणिक गंगा सागर घाट पर, गंगा सागर के तट पर गंगा आरती, गलियों मोड़ और नुक्कड़ों पर हर हर मोदी के नारे, चारों ओर मोदी के स्वागत के बंधनवार और तोरण द्वार बने हुए हैं। यानी कुल मिलाकर यह फर्क करना मुश्किल है कि ये शहर वाराणसी है या जनकपुर। सार्क सम्मेलन के समय संयोग से नेपाल में भारत की एक सबसे खास सांस्कृतिक रस्म निभाई जा रही है। इस समय राम बारात नेपाल की ओर बढ़ रही है। जनकपुर राम बारात के स्वागत के लिए सज रहा है और इसी सजे धजे जनकपुर में 25 नवंबर को मोदी को आना था। शहर के लोग मोदी और राम के बारातियों के स्वागत की पूरी तैयारियां कर चुके थे। एयरपोर्ट को चमकाया जा रहा था, मंदिरों को सजाया जा रहा था, जानकी मंदिर में विशेष तैयारी हो रही थी और तो और नागरिक अभिनंदन के लिए 12 बीघा मैदान तैयार हो चुका था। हम लोगों ने तय किया है यहीं पर रंगभूमि में वो आएंगे, यहाँ पर जानकी मंदिर में जानकी जी का पूजा करेंगे और जानकी जी का पूजा करने के बाद तुरंत यहाँ आएंगे और यहाँ हम लोग नेपाल की तरफ से उनको अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। नेपाल की जनता मोदी मोह के उल्लास में थी, उम्मीदें आसमान पर थी। मोदी नेपाल के साथ रिश्तों का नया अध्याय तो सरकार बनने के साथ ही शुरू कर चुके थे, लेकिन जनता को उम्मीद थी कि मोदी आएंगे तो जन मन खिलेंगे, रिश्ते नई राह पर दौड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से संबंधों के नए रास्ते खुलेंगे। जब रास्ते खुलेंगे तो रास्ते बनेंगे भी और जिन पर विकास की गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। नेपाल के लोगों ने ये सपना यूं ही नहीं पाला था। पिछली बार नेपाल यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगली यात्रा पर वो सीता और बुद्ध की धरती पर जाएंगे। इसी वादे से नेपाल के लोगों की उम्मीदें आसमान पर थी, लेकिन ये उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। मोदी अपनी व्यस्तताओं के चलते जनकपुर और लुम्बिनी नहीं जा पाएंगे। लोगों की तमाम तैयारियां धरी रह गई और मधेश इलाका मोदी प्रेम में नेपाल सरकार के गुस्से का गवाह बना। संजय शर्मा, जनकपुर, नेपाल, आज तक। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का आगाज नेपाल से हुआ था। मोदी की यात्रा से पहले 17 बरस तक नेपाल ऐसा पड़ोसी था जो हमसे बहुत दूर होता जा रहा था, लेकिन मोदी ने यह तस्वीर बदली। उनकी विदेश नीति के लिए नेपाल अहम है और इसी नेपाल के साथ भारत के तमाम कूटनीतिक हित जुड़े हुए हैं। नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। पीएम मोदी की इसी अदा पर फिदा है दुनिया। जहां भी जाते हैं वहीं के रंग में रंग जाते हैं और वहां के लोगों को अपने अंदाज से दीवाना बना देते हैं। कुछ तो बात है नरेंद्र मोदी के जलाल में कि आज पूरी दुनिया के लोग इस सुपर पीएम की एक झलक पाने को बेताब हैं। इस बात की तस्दीक कर रही हैं ये तस्वीरें। ये नेपाल के जनकपुर के लोग हैं। खुशी से बावले हुए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी अपनी नेपाल यात्रा के दौरान उनके बीच होंगे, लेकिन जब से उनके नहीं आने का पता चला है, मायूसी इस कदर हावी है कि नाराजगी में तब्दील हो गई है। कुछ तो बात है मोदी के करिश्मे में। नरेंद्र मोदी ने जब से हिंदुस्तान की बागडोर संभाली, उसी पल से साफ कर दिया कि क्षेत्रीय भागीदारी को बढ़ावा देना और पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध कायम करना उनकी प्राथमिकता है। और इसी भरोसे को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने अगस्त महीने में 2 दिन का नेपाल दौरा किया था। काठमांडू पहुंचने पर उस वक्त सभी प्रोटोकॉल को परे रखते हुए नेपाली प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर मोदी का स्वागत किया।
और शानदार तरीके से नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत जो मदद हो सके करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन में विकास को कैसे किस दिशा में ले जाना आपके पास एक बड़ा है। नरेंद्र मोदी को नेपाल की संविधान सभा को संबोधित करने का सम्मान भी मिला था। 125 करोड़ देशवासी आपके पड़ोस में ऐसे हैं जो कभी न कभी पशुपतिनाथ आकर के अपना सर झुकाना चाहते हैं। नेपाल के राजनेताओं से ये सम्मान पाकर मोदी गदगद थे, तो बदले में मोदी ने भी नेपाल के लोगों का दिल जीतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपकी संसद में मैं पहला मेहमान हूं जिसको आपने बुलाया है और संबोधन करने का अवसर दिया है। ये सम्मान सिर्फ नरेंद्र मोदी का या भारत के प्रधानमंत्री का नहीं, ये 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में जब भारत नेपाल रिश्तों को एक नई मजबूती देने की बात की, तो एक बारगी नेपाल के उन तमाम लोगों की भावनाओं को छू गए जो पिछले कई साल से ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐतिहासिक रिश्तों और साझा संस्कृति के बावजूद ये दोनों पड़ोसी मुल्क एक दूसरे से इतने दूर क्यों होते जा रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। हमारे संबंध कागज की किस्तियों से आगे नहीं बढ़े हैं। हमारे संबंध दिलों की दास्तान कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने नेपाल से आर्थिक रिश्ते मजबूत करने और व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बल भी दिया और 45 दिनों में ऊर्जा व्यापार सहयोग बढ़ाने की वकालत की। मोदी ने नेपाल को भारत की तरफ से $1 अरब का लोन देने की घोषणा भी की थी, जिससे पूरी संसद तालियों से गूंज उठी। पानी और जवानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। लेकिन किसी युग में कहा गया होगा, हमें इस बात को बदलना है। वो पानी पहाड़ के काम कैसे आए, वो जवानी पहाड़ को कैसे नए रौनक दें, वो नए नरेंद्र मोदी की सरकार को 100 दिन भी पूरे नहीं हुए थे और उनके एजेंडे पर नेपाल आ गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस देश की अहमियत को मोदी बखूबी समझते हैं। नेपाल में माओवादी राजनीति की आड़ में चीन और पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ने लगा था। सामरिक और सांस्कृतिक रूप से उपयोगी इस देश में नरेंद्र मोदी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र है। हमारी इच्छा इतनी है कि नेपाल ये सार्वभौम राष्ट्र हिमालय जितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे और पूरा विश्व नेपाल को देख करके गौरवान्वित हो। ऐसा नेपाल देखने की हमारी सरहदी देश नेपाल नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि सरकार बनने के बाद मोदी ने नेपाल की यात्रा की और अब क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के एजेंडे के साथ एक बार फिर नेपाल यात्रा पर है। काठमांडू में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अब मोदी उसी सार्क संगठन को तमाम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सामने एक ताकत के तौर पर खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। दुनिया की जीडीपी का 8वां हिस्सा सार्क देशों में मोदी बेहतर तालमेल बैठाने और इस संगठन को और बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में चल रहे हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह ही उनकी विदेश नीति की पहली झांकी था। यहीं से साफ हो गया था कि नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में सार्क देशों की अहमियत क्या है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय समूहों के बीच सार्क देशों का समूह शिथिल पड़ा हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी विदेश नीति के कैनवास पर सार्क देशों को सबसे ऊपर रखकर उन्हें नया रंग देने की कोशिश की। इस सम्मेलन में सार्क देशों के साथ ऊर्जा क्षेत्र का समझौता करने के साथ ही नेपाल के साथ
पर्यटन समझौता भी करेंगे। नेपाल दौरे में इस समझौते पर दोनों देशों के बीच करार पर दस्तखत होंगे। नेपाल के साथ पर्यटन बढ़ाने की कड़ी में दिल्ली और काठमांडू के बीच बस सेवा भी शुरू हो रही है। मोदी सार्क देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए भूटान का दौरा भी कर चुके हैं, लेकिन सार्क देशों के संगठन को एक रीजनल पावर के तौर पर खड़ा करने में मोदी की राह में पाकिस्तान सबसे बड़ा रोड़ा है। दोनों देशों के टकराव के चलते सार्क सम्मेलन में भी मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात नहीं होगी। ऐसे हालात में मोदी के लिए सभी सार्क देशों में अपनी धाक जमाना चुनौती भरा काम होगा। काठमांडू में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जा सकता है, लेकिन भारत के सामने लगातार खड़ी एक मुश्किल है जिसका नाम है पड़ोसी देश पाकिस्तान। इससे निपटने का उपाय जाने क्या होगा। बहरहाल सार्क में पाकिस्तान भी सदस्य है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की करवाहट यहां भी मिठास में बदलती नहीं दिख रही। नरेंद्र मोदी सरकार से पहले बहुमत वाली सरकार राजीव गांधी की थी। उस बहुमत वाली सरकार में सार्क देशों के संगठन की ढाका में बुनियाद रखी गई। राजीव गांधी के बाद मोदी बहुमत से संसद में पहुंचे तो उस संगठन में तेजी लाने के मिशन में जुटे हैं ताकि पश्चिमी देशों के बरक्स एक ताकत खड़ी हो सके। लेकिन पाकिस्तान उन्हीं दक्षेश देशों का सदस्य है और हमारा पड़ोसी भी। सार्क सम्मेलन में भी मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात नहीं होगी। एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने नवाज शरीफ को कश्मीर मुद्दा न उठाने की बात कहकर झटका दिया तो जनाब नवाज शरीफ की झल्लाहट बढ़ी। नतीजतन दोनों देशों में और तल्खियां आई। आलम यह है कि नवाज शरीफ ने सार्क राष्ट्राध्यक्षों के लिए भारत की ओर से भेजी गई गाड़ी पर भी चढ़ने से इनकार कर दिया है। खबर यह भी है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगी। आज तक ब्यूरो। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।